नमस्कार दोस्तों, यह है कक्षा 12 की आरबीएससी की ओल्ड वाली 2006-7 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति प्रारंभ से लेकर पुनर्गठन तक वाली पाठ्य पुस्तक है। इसमें हमने 3 पाठ पढ़ दिए, आज चौथा पाठ है। तो चलिए, बहुत शानदार पाठ्य पुस्तक है, सभी एग्जामों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए, हर एक फैक्ट को, हर एक तथ्य को, हर एक लाइन को समझते हुए याद करते चलते हैं। और जिसमें ये फैक्ट आ रहे हैं वो हर एक क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन है वो हर एक नंबर देने के लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। राजस्थान के राज्य तथा मुगल। ठीक, राजस्थान के राज्य तथा मुगल, ये पाठ का नाम है। राजपूत राज्य द्वारा मुस्लिम सत्ता का प्रतिरोध। राजस्थान के राजपूत राज्यों ने भारत में आने वाले विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों का प्रारंभ से ही प्रतिरोध किया। यह संघर्ष पृथ्वीराज चौहान थर्ड से आरंभ हुआ तथा आगे चलकर सांगा व मालदेव ने इस संघर्ष को जारी रखा। सांगा व मालदेव। अब आ रहा है भाई साहब राव मालदेव। 1531 से 1556, 25 वर्ष। राव मालदेव मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह की खानवा में पराजय तथा मृत्यु के पश्चात राजस्थान के राजपूत राज्य नेतृत्वहीन हो चुके। इन परिस्थितियों में राजस्थान में मालदेव ने उन्हें संगठित कर मुस्लिम सत्ता को चुनौती देने का प्रयास किया। ठीक साहब। राम मालदेव मारवाड़ के राव गांगा का बड़ा पुत्र था। उसका जन्म 5 दिसंबर 1511 ईस्वी में हुआ था। राम मालदेव के पिताजी का नाम था राव गांगा। उसका जन्म 5 दिसंबर 1511 ईस्वी में हुआ। उसकी माता सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल। क्वेश्चन आएगा, बताइए मालदेव के पिताजी का नाम क्या था निम्नलिखित में से। यहाँ पर माता जी का नाम क्या था निम्नलिखित में से। यहाँ पर उसकी माता थी राव मालदेव की, वह सिरोही के किस शासक से संबंध रखती थी, देवड़ा शासक। ठीक, उसका जन्म 5 दिसंबर 1511 हुआ। उसकी माता सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। गांगा के जीवन काल में ही मालदेव ने सोजत के युद्ध में विजय प्राप्त कर स्वयं को कुशल सेनापति प्रमाणित किया। सेवकी के युद्ध में ये क्वेश्चन आएंगे और 100% आएंगे। बताइए सोजत का युद्ध किस किस के मध्य हुआ। सेवकी के युद्ध में मालदेव ने वीरता से विजयश्री का अपहरण किया। मारवाड़ की सेनाओं ने मालदेव के नेतृत्व में खानवा के युद्ध में भाग लिया। युद्ध में घायल राणा सांगा को मालदेव युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बचा कर ले जाने में सफल रहा। यह है भाई साहब राम मालदेव। सोजत के युद्ध, सेवकी, राव गांगा और देवड़ा शासक जमवाल की पुत्री। क्या नाम था माता का? नाम नहीं दिया यार। ठीक, अब है आगे। पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ। पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा आदि इतिहासकारों ने, यानी कि पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा आदि इतिहासकारों के अनुसार मालदेव ने अफीम की पीनक में झरोके में बैठे राव गंगा की धक्का मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन यह स्वीकार करना कठिन है कि मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत वर्ग किसी पितृघाती को सहजी भाव से शासक स्वीकार कर ले। राज्याभिषेक 1531 में राव गंगा की मृत्यु के पश्चात राव मालदेव मारवाड़ का शासक बना।
राज्यारोहण के समय मालदेव कदीम जोधपुर तथा सोजत परगने ही थे। अन्य क्षेत्रों में राठौड़ सामंत स्वतंत्र शासक बन चुके थे। राज्याभिषेक 1531 में। मालदेव के पास शुरू में कौन कौन से परगने थे? जोधपुर और सोजत। अन्य क्षेत्रों में राठौड़ सामंत स्वतंत्र शासक बन चुके थे। अब राठौड़ सामंत मारवाड़ के शासक को अपना मुखिया मानकर मारवाड़ के शासक को अपना मुखिया मानकर उसे सम्मान देते थे और आवश्यकता होने पर सैनिक सहायता भी देते थे। एक मिनट। अन्य क्षेत्रों में राठौड़ सामंत स्वतंत्र शासक बन चुके थे। अब राठौड़ सामंत मारवाड़ के शासक को अपना मुखिया मानकर उसे सम्मान देते थे और आवश्यकता होने पर सैनिक सहायता भी देते थे, लेकिन वे इसके लिए वैध नहीं थे। इसका कारण यह था कि उनके क्षेत्र उन्होंने अपने भुजबल द्वारा प्राप्त किए थे। मारवाड़ में कुछ अन्य जातियों ने भी अधिकार कर रखा था। विलाड़ा में सीरवी, भाद्राजुण में सीधल, नागौर में मुस्लिम, फतेहपुर तथा झुंझुनू में कायम खानी, जालौर में बिहारी पठानों का शासन था। अच्छा, बिलाड़ा में सीरवी, भाद्राजुण में सीधल, नागौर में मुस्लिम, फतेहपुर तथा झुंझुनू में कायम खानी, जालौर में बिहारी पठानों का शासन था। मालदेव एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह उत्तरी भारत में राजपूत शक्ति की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था। फारसी इतिहासकारों ने इसे हसमत वाला राजा कहा है। हसमत वाला राजा किसको कहा है? मालदेव को। उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति। उत्तर भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति ने मालदेव को अपनी विस्तारवादी नीति में सहयोग प्रदान किया। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं विलासी तथा अयोग्य था। वह इस समय गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह तथा अफगानों के नेता शेर खां सूर से उलझा हुआ था। वह इस समय गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह तथा अफगानों के नेता और अफगानों के नेता शेर खां सूर से उलझा हुआ था। खानवा युद्ध में पराजय तथा राणा सांगा की मृत्यु पश्चात राजपूत राज नेतृत्वहीन हो चुके थे। मेवाड़ में आंतरिक संघर्ष आरंभ हो चुका था। आमेर के कछवाहा तथा बीकानेर के राठौड़ों में मालदेव की विस्तारवादी नीति को रोकने का सामर्थ्य नहीं था। इन अनुकूल स्थितियों में मालदेव ने राजस्थान में नेतृत्व स्थापित करने का प्रयास किया। राज्य विस्तार, ठीक, अब राज्य विस्तार कर रहा है। उपरोक्त परिस्थिति का लाभ उठाकर मालदेव ने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। 1533 में उसने जैसलमेर के भाटी शासकों से फलोदी छीन लिया। 1533 में 1535 में उसने नागौर के शासक दौलत खां को हराकर नागौर पर अधिकार कर लिया। सीरबियों को हराकर 1536 में उसने बिलाड़ा छीन लिया। 1538 में उसने सिवाना पर घेरा डाल दिया। वहाँ के शासक डूंगर सिंह को रसद समाप्त हो जाने के कारण किला छोड़ना पड़ा। दोबारा से राज्य विस्तारण है। उपरोक्त परिस्थिति का लाभ उठाकर मालदेव ने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। 1533 में उसने जैसलमेर के भाटी शासकों का शासन कहा था जैसलमेर में। 1533 में फलोदी छीन लिया। 1535 में उसने नागौर के शासक दौलत खां को हराकर नागौर पर अधिकार कर लिया। सीरबियों को हराकर 1536 में उसने बिलाड़ा छीन लिया। 1538 में उसने सिवाना पर घेरा डाल दिया। वहाँ के शासक डूंगर सिंह को रसद समाप्त हो जाने के कारण किला छोड़ना पड़ा। भाद्राजुड़ तथा रायपुर की विजय। अगर क्वेश्चन दिया ना बढ़िया वाला, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ये बताइए
मालदेव के टाइम नागौर का शासक कौन था? दौलत खां। और सीढ़ियों कराकर 1536 में उसने बिलाड़ा को छीन लिया। तो बिलाड़ा पे कौन का शासक अधिकार था? सीढ़ियों का। या फिर सिवाना पर घेरा कब डाला गया? 1538 में। अब है भाई साहब भाद्राजुण तथा रायपुर की विजय। भाद्राजुण पर सिंगल वीरा का शासन था। 1539 में मालदेव ने इस पर आक्रमण कर दिया। मेड़ता का बीरमदेव उसके साथ था। मेड़ता का बीरमदेव मारा गया। मालदेव ने रायपुर भी सिंगलों से छीन लिया। भाद्राजुण तथा रायपुर की विजय। भाद्राजुण तथा रायपुर की विजय। बात तो तेरी सही है। भाद्राजुण पर सिंगल वीरा का शासन था। ठीक। 1539 में मालदेव ने इस पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ का बीरमदेव मेड़ता का उसके साथ बीरमदेव मारा गया। एक मिनट। भाद्राजुण पर सिंगल वीरा का शासन था। 1539 में मालदेव ने इस पर आक्रमण कर दिया। मेड़ता का बीरमदेव उसके शासक था। बीरमदेव मारा गया। मालदेव ने रायपुर भी सिंगलों से छीन लिया। भाद्राजुण तथा रायपुर की विजय। इसका मतलब यह है ये सिंगल वीरा है, इसके साथ बीरमदेव भी था। बीरमदेव मारा गया और मालदेव ने रायपुर भी सिंगलों से छीन लिया। जालौर विजय। यहाँ का शासक सिकंदर खां था। मालदेव ने बिचौलियों के आक्रमण के समय बिलोचियों के आक्रमण समय सिकंदर खां की सहायता की थी, लेकिन इस उपकार को भूलकर वह जोधपुर राज्य के क्षेत्रों में उपद्रव करने लगा। जालौर विजय है ना भाई। यहाँ का शासक सिकंदर खां था। मालदेव ने बिलोचियों के आक्रमण के समय सिकंदर खां की सहायता की थी। बिलोचियों कोई जनजाति होगी शायद, तो किसकी सहायता की थी? जालौर के शासक सिकंदर खां की। लेकिन इस उपकार को भूलकर वह जोधपुर राज्य के क्षेत्रों में उपद्रव करने लगा और 1539 में राठौड़ बीदा के नेतृत्व में सेना भेजकर मालदेव ने जालौर पर अपना अधिकार कर लिया। राठौड़ बीदा के नेतृत्व में सेना भेजकर मालदेव ने जालौर पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक। राठौड़ बीदा। जालौर विजय के लिए किसके नेतृत्व में मालदेव ने सेना भेजी थी? राठौड़ बीदा। जालौर का शासक का नाम क्या था? सिकंदर खां। ठीक। मेवाड़ के क्षेत्रों पर अधिकार। प्रारंभ में मालदेव तथा मेवाड़ के शासक उदय सिंह के बीच मैत्री संबंध थे। नेड़सी की ख्यात तथा वीर विनोद के अनुसार मालदेव ने उदय सिंह को बनबीर के विरुद्ध सहायता दी थी, लेकिन शक्तिशाली मेवाड़ मालदेव की महत्वाकांक्षा पूर्ति में बाधक था। मालदेव ने मेवाड़ की दुर्बलता का लाभ उठाकर बदनौर, कोसीतल, बीसलपुर, मदारिया, जहाजपुर आदि परगनों पर अपना अधिकार कर लिया। बदनौर, कोसीतल, बीसलपुर, मदारिया, जहाजपुर। मेड़ता पर अधिकार। मेड़ता का शासक राव दूधा का पुत्र बीरमदेव था। ये भी शासक था भाई। मेड़ता का शासक राव दूधा का पुत्र बीरमदेव था। राव गंगा के जीवन काल में ही एक हाथी को लेकर राजकुमार मालदेव तथा बीरमदेव के बीच शत्रुता हो चुकी थी। मालदेव के सिंहासन पर बैठते ही बीरमदेव ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मालदेव ने नागौर के खान पवारों तथा बरसिंह के पुत्रों को उकसाकर मेड़ता पर आक्रमण करवा दिया। बीरमदेव ने उन्हें पराजित कर खदेड़ दिया, लेकिन मालदेव ने नागौर के खान पवारों तथा बरसिंह के पुत्रों को उकसाकर मेड़ता पर आक्रमण करवा दिया। बीरमदेव ने उन्हें पराजित कर खदेड़ दिया। यही नहीं, बीरमदेव ने अजमेर पर भी अधिकार कर लिया। शक्तिशाली शासक था मेड़ता का बीरमदेव। किसका पुत्र था? दूधा का।
बीरम की सफलता से चिढ़कर मालदेव ने उससे अजमेर दे देने की मांग की, परंतु बीरम ने मांग स्वीकार कर दी। मालदेव ने वीरता पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। बीरमदेव अजमेर की ओर भाग गया और 1538 ईस्वी में मालदेव ने अजमेर पर भी अधिकार कर लिया। उसकी सेना ने चाकसू, सांवर, लालचोट परगनों पर भी अधिकार कर लिया। टोक तथा डीडवानों पर राठौड़ों का अधिकार हो गया। टोक डीडवाना पर भी राठौड़ों का अधिकार हो गया। बीरमदेव भागकर मलारना के थानेदार की सहायता से रणथंभौर के हाकिम से मिला। मलारना के थानेदार की सहायता से रणथंभौर के हाकिम से मिला, जिसने उसे शेरशाह सूरी की शरण में पहुंचा दिया। रणथंभौर के हाकिम से मिला, जिसने उसे शेरशाह सूरी की शरण में पहुंचा दिया। बीकानेर पर अधिकार। आरंभिक विजयों ने मालदेव को राजस्थान में सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। मालदेव ने लक्ष्य पूर्ति हेतु स्वजातीय राठौड़ राज्यों को भी नहीं छोड़ा। मेड़ता के पश्चात उसने बीकानेर विजय का निश्चय कर लिया। यहाँ का शासक जेतसी था। मालदेव 1541 से 42 ईस्वी में कुपा के नेतृत्व में विशाल सेना बीकानेर विजय हेतु भेज दी। जेतसी साहिबा के युद्ध में पराजित होकर वीरगति को प्राप्त हुआ। अच्छा, सबंसुई लड़ाई लड़ी भाई यहाँ ने। मालदेव ने लक्ष्य पूर्ति हेतु स्वजातीय राठौड़ राज्यों को भी नहीं छोड़ा। मेड़ता के पश्चात उसने बीकानेर विजय का निश्चय किया। यहाँ का शासक जेतसी था। मालदेव ने 1541-42 ईस्वी में कुपा का नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? कुंपा का नेतृत्व में विशाल सेना बीकानेर विजय हेतु भेज दी। जेतसी साहेबा के युद्ध में, साहेबा पाहेबा का युद्ध है, वीरगति को प्राप्त हुआ। इस सफलता से प्रसन्न होकर मालदेव ने कुपा को डीडवाना की जागीर तथा बीकानेर की व्यवस्था दे दी। जेतसी का पुत्र कल्याणमल राज प्राप्ति हेतु शेरशाह की शरण में चला गया। यहाँ का शासक जेतसी था। जेतसी का पुत्र जेतसी साहेबा के युद्ध में पराजित होकर वीरगति को प्राप्त हुआ। अब जेतसी का पुत्र कौन? कल्याणमल। कल्याणमल बीकानेर का कल्याणमल है। पहले जेतसी था। जेतसी वीरगति प्राप्त हो गया साहबा के युद्ध में, पाइबा साहबा का ना। जेतसी का पुत्र कल्याणमल राज्य प्राप्ति हेतु शेरशाह की शरण में चला गया। शेरशाह की शरण में और कौन गया? वो गया था वो बीरमदेव का शीतल देव, क्या नाम है? बीरमदेव। बीरमदेव ना, बीरमदेव। बीरमदेव वैसे कहाँ का शासक था? मेड़ता का बीरमदेव था। हाँ। जेतसी का पुत्र कल्याणमल राज्य प्राप्ति हेतु शेरशाह की शरण चल गया। इन विजयों के फलस्वरूप मालदेव का साम्राज्य दिल्ली सल्तनत की सीमा तक पहुंच गया। राजस्थान में उसकी सर्वोच्चता की स्थापना हो गई, किंतु मालदेव में संगठनात्मक कौशल का अभाव था। संगठनात्मक उसके विरोधी कल्याणमल तथा बीरमदेव राज्य प्राप्ति हेतु शेरशाह की सहायता प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे। हुमायूं से संबंध। जिस समय राजस्थान में मालदेव अपनी सर्वोच्चता की स्थापना की ओर अग्रसर था, उसी समय दिल्ली की राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। हुमायूं की विलासी तथा अदूरदर्शी नीतियों का लाभ उठाकर अफगान शेर खान सूर के नेतृत्व में संगठित हो चुके थे। शेर खान ने चौसा 1539 है शायद, तथा कन्नौज 40। चौसा और कन्नौज 1540 के युद्धों में हुमायूं को बुरी तरह हराया। पराजित हुमायूं सिंध की ओर भाग निकला। शेर खान ने एक सेना हुमायूं का पीछा करने भेज दी। उसने बिहार, बंगाल, उड़ीसा में
अपने नियंत्रण स्थापित करने हेतु टुकड़ियाँ भेज दी। मालदेव कुशल राजनीतिक की भांति घटना पर दृष्टि रखे हुआ था। वह भलीभांति जानता था कि शेरशाह इस समय मारवाड़ आने की स्थिति में नहीं है, जबकि उसके शत्रु बीरमदेव तथा कल्याणमल इसके लिए प्रयासरत थे। शेरशाह की सैनिक शक्ति इस समय बिखरी हुई थी, क्योंकि शेरशाह दिल्ली आगरा असुरक्षित छोड़कर बंगाल में व्यस्त था। इसका लाभ उठाकर मालदेव ने अपनी शक्ति संगठित करना आरंभ कर दिया। मालदेव शेरशाह की बढ़ती शक्ति से आशंकित था। ऐसी स्थिति में मालदेव ने हुमायूं की सहायता करने का निश्चय किया। वास्तव में मालदेव शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं की सहायता करके एक और शेरशाह को चुनौती समाप्त करना चाहता था। दूसरी ओर वह हुमायूं के माध्यम से अपनी सर्वोच्चता का विस्तार उत्तरी भारत तक करना चाहता था। मालदेव ने जनवरी 1541 में बक्कर में हुमायूं के पास 20,000 सवारों की सहायता देने का निमंत्रण भिजवाया। मालदेव ने जनवरी 1541 में बक्कर में हुमायूं के पास, इस समय तक हुमायूं के पास भी एक शक्तिशाली सेना थी। उसके भाई भी उसकी सहायता दे रहे थे, किंतु हुमायूं मालदेव के नियंत्रण का लाभ नहीं उठा पाया। वह इस समय तट्टा के शासक की सहायता से गुजरात विजय की योजना बना रहा था, लेकिन तट्टा के शासक ने उसकी सहायता नहीं की तथा उसकी स्थिति खराब होती चली गई। यही नहीं, हुमायूं ने 14 वर्षीय हमीदा बानो से निकाह कर लिया। इससे अप्रसन्न होकर उसके भाई हिंदाल तथा यादगार नासिर मिर्जा ने हुमायूं को सहायता देना बंद कर दिया। यही नहीं, हुमायूं ने 14 वर्षीय हमीदा बानो से निकाह कर लिया। इससे अप्रसन्न होकर उसके भाई हिंदाल तथा यादगार नासिर मिर्जा ने हुमायूं को सहायता देना बंद कर दिया, लेकिन हुमायूं की विलासिता में कोई कमी नहीं आई। जब हुमायूं को कहीं से सहायता मिलने की आशा न रही, तब उसे मालदेव के निमंत्रण का स्मरण आया। मालदेव के निमंत्रण के लगभग 1.5 वर्ष बाद हुमायूं मई 1542 में कच्छ से चलकर फलौदी होते हुए जोधपुर से कुछ दूर स्थित जोगी तीर्थ पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर उसने अतका खां, रायमल, सौं तथा मीर संबंध को मालदेव के पास भेजा। मालदेव ने हुमायूं के पास एक ऊँट बोझ मोहरे मेवा आदि भेजा तथा बीकानेर का परगना जागीर में देने का प्रस्ताव भेजा। एक ऊँट बोझ मोहरे मेवा आदि भेजी तथा बीकानेर का परगना जागीर में देने का प्रस्ताव भेजा। हुमायूं के अधिकारियों ने लौटकर बताया कि मालदेव की नीयत अच्छी नहीं है तथा हमें यहाँ से वापस कुछ कर देना चाहिए। हुमायूं के पुस्तकालयाध्यक्ष मुल्ला सुर्ख ने भी सूचना भिजवाई कि वे वापस लौट जाए, क्योंकि शेरशाह का दूत जोधपुर में है तथा मालदेव की नीयत उसे बंदी बनाने की है। ऐसी सूचना मिलने पर हुमायूं वापस लौट चला। अनेक कठिनाई के पश्चात 22 अगस्त 1542 को अमरकोट पहुंच गया। 22 अगस्त 1542 को मालदेव की नीति की समीक्षा। सभी मुगल इतिहासकारों ने मालदेव पर हुमायूं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया, लेकिन यह आरोप अनुचित है। मालदेव द्वारा सहायता का नियंत्रण देने के बाद हुमायूं ने लगभग 1.5 वर्ष का समय बर्बाद कर दिया। इस बीच शेरशाह की स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी। फिर भी यदि मालदेव हुमायूं को बंदी बनाना चाहता था, तो अपने राज्य में आए हुए सेना विहीन हुमायूं को वह सरलतापूर्वक बंदी बना सकता था। इस स्थिति के लिए स्वयं हुमायूं उत्तरदायी था।
फिर भी मालदेव ने उसका आतिथ्य सत्कार किया तथा बीकानेर को परगना जागीर में देने का प्रस्ताव रखा। मालदेव इस समय शेरशाह से संघर्ष के लिए तैयार भी नहीं था, इसलिए मालदेव द्वारा हुमायूं को सहायता न देना राजनीतिक बुद्धिमत्ता थी, न कि विश्वासघात। अब है मालदेव तथा शेरशाह हैं। मालदेव तथा शेरशाह है। शेरशाह के हाथों हुमायूं की पराजय तथा पलायन के साथ ही मालदेव तथा शेरशाह के बीच संघर्ष की आशंका उत्पन्न हो चुकी थी। जब मेड़ता का बीरमदेव तथा कल्याणमल शेरशाह की शरण में जा पहुंचे थे, मालदेव ने शेरशाह के साथ संघर्ष अवश्यंभावी मान लिया था। वह हुमायूं के माध्यम से शेरशाह को दबोचना चाहता था, लेकिन हुमायूं के विलंब ने यह अवसर गंवा दिया। फिर भी मालदेव ने शेरशाह के दूत का पूर्ण सम्मान किया। मालदेव ने शेरशाह के दूत का पूर्ण सम्मान किया तथा हुमायूं को कोई सहायता नहीं दी। इस सब के बाद भी दोनों के बीच संघर्ष होकर ही रहा। शेरशाह तथा मालदेव के मध्य संघर्ष का कारण राजनीतिक था अथवा धार्मिक, इतिहासकार इस पर एक मत नहीं है। तारीख शेरशाही के अनुसार शेरशाह ने अमीरों की सभा में घोषणा की थी कि मैं पहले काफिर मालदेव को जड़ से समाप्त करूँगा। तारीख शेरशाही। मुस्लिम इतिहासकार भी इसे धर्मयुद्ध ही मानते हैं, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस संघर्ष को राजनीतिक मानते हैं, क्योंकि दोनों ही विस्तारवादी नीति का अनुसरण कर रहे थे। मालदेव के राज्य की सीमाएं दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को स्पर्श करने लगी। शेरशाह अपनी सीमाओं पर शक्तिशाली मारवाड़ राज्य को सुरक्षा के लिए खतरा मानता था। मालदेव न केवल राजस्थान का बल्कि उत्तरी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह शेरशाह की भांति ही महत्वाकांक्षी भी था। वह कभी भी दिल्ली के लिए खतरा बन सकता था। मालदेव ने हुमायूं को सहायता का निमंत्रण देने का दुस्साहस किया था। यही नहीं, उसने शेरशाह की इच्छा अनुसार उसे बंदी न बनाकर सुरक्षित निकल जाने दिया। इस कारण शेरशाह मालदेव को दंडित करना चाहता था। मालदेव द्वारा निष्कासित मेड़ता का बीरमदेव तथा बीकानेर का कल्याणमल शेरशाह को उकसा रहे थे। शेरशाह राठौड़ों की फूट का लाभ उठाना चाहता था। इससे स्पष्ट है कि संघर्ष का मूल कारण राजनीतिक था। उपरोक्त कारणों तथा अनुकूल परिस्थितियां होने पर ही शेरशाह मालदेव पर तत्काल आक्रमण करने का साहस नहीं जुटा पाया। मालदेव भी सतर्क था। शेरशाह के लिए दो मार्ग थे, प्रथम बीकानेर होकर, द्वितीय अजमेर तथा मेड़ता होकर, बीकानेर होकर, है ना, या फिर अजमेर तथा मेड़ता होकर। किंतु दोनों ही मार्गों पर राठौड़ों के मजबूत किले थे, अतः शेरशाह इनसे बचते हुए नारनौल डिडवाना होते हुए बाबरा जा पहुंचा था। नारनौल तथा डिडवाना होते हुए बाबरा जा पहुंचा था। उसके साथ 80,000 सैनिक तथा शक्तिशाली तोपखाना था। उधर मालदेवी 12 मील दूर सुमेलगिरी में सेना सहित आ पहुंचा। सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 ईस्वी। सुमेल का युद्ध कब हुआ? जनवरी 1544। गिरी सुमेल का युद्ध है। मालदेव की शक्तिशाली सेना देखकर शेरशाह चिंतित हो उठा। उसने शिविर के चारों ओर खाइयां खुदवाई तथा रेत के बोरे से किलेबंदी करवा दी। यही नहीं, शेरशाह अपनी सैनिक टुकड़ियों को अजमेर पर आक्रमण का दिखावा करने का आदेश दिया, ताकि या तो मालदेव अजमेर की रक्षा हेतु अपनी मोर्चाबंदी छोड़ दे या उस पर आक्रमण करें। लेकिन मालदेव अपने ही स्थान पर डटा रहा। फलतः शेरशाह की चाल विफल हो गई। दोनों ही सेनाएं अपने स्थान पर खड़ी रही। इस स्थिति में मालदेव को तो कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि उसकी सेना अपने ही राज्य क्षेत्र में थी, लेकिन शेरशाह की सेना को शत्रु राज्य की सीमा में रसद तथा चारा जुटाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। शेरशाह यह जान चुका था कि सीधे युद्ध में मालदेव को हराना कठिन है, अतः शेरशाह इस विषम परिस्थिति में कुटिल नीति का अनुसरण किया। उसने बीरमदेव के माध्यम से राठौड़ सेनापति चेता और कुंपा के पास बीरमदेव के माध्यम से जेता व कुंपा के पास 20-20 हज़ार रुपये बजाय उस समय 20-20 हज़ार रुपये भाई साहब बहुत होते थे। 20,000 उस समय के 20 लाख तथा उनसे कंबल एवं सिरों की तलवार खरीदवा देने का अनुरोध किया।
नेट के अनुसार इसके बाद मालदेव के पास यह सूचना भिजवा दी कि उसके सेनापति शत्रु से मिले हुए हैं। मुंशी देवी प्रसाद के राव मालदेव चरित किसकी रचना है? मुंशी देवी प्रसाद। राव मालदेव चरित मुंशी देवी प्रसाद की रचना है। के अनुसार जब शेरशाह मालदेव की शक्ति को देखकर पीछे हटने की योजना बना रहा था, तब बीरमदेव ने उसे भरोसा दिलाया कि वह छल कपट द्वारा मालदेव को पीछे हटने को विवश कर देगा। बीरमदेव ने 100 जाली पत्र तैयार करवाए, उन्हें ढालों में सिलवा दिया। उसने इन ढालों को मालदेव के सामंतों के हाथों भिजवा दिया। तत्पश्चात बीरमदेव ने मालदेव के पास सूचना भिजवा दी कि उसके सामंत शेरशाह से मिले हुए हैं। मालदेव द्वारा जांच करवाने पर रुपये तथा पत्र बरामद हो गए। मालदेव को उसके सामंतों ने बहुत समझाया, किंतु मालदेव के मन में संदेह हो गया। उसने युद्ध क्षेत्र से पीछे हटने का निश्चय कर लिया। ऐसी स्थिति में मालदेव के सेनापति जेता कुंपा ने स्वयं पर लगे कलंक को अपने रक्त से धोने का निश्चय कर लिया। जेता कुंपा रात्रि में ही अपने सेना सहित शेरशाह पर आक्रमण करने चल दिए, लेकिन मालदेव अपनी मुख्य सेना के साथ पीछे हट गया। जेता तथा कुंपा के साथ मात्र 12,000 सैनिक थे। शेरशाह को मालदेव के पीछे हटने तथा राजपूतों की आपसी फूट की सूचना मिल चुकी थी। सतर्क शेरशाह ने अपना शिविर 7 मील पीछे हटा लिया। 7 मील पीछे हटा लिया। राठौड़ सेना रात्रि के अंधकार में मार्ग भटक गई। जब यह सेना शेरशाह के पड़ाव के निकट पहुंची, तब तक सवेरा हो चुका था। राजपूतों ने प्रबल वेग से आक्रमण किया। शेरशाह की सेना के पैर उखड़ने लगे। शेरशाह विजय की आशा छोड़ युद्ध क्षेत्र में ही नमाज पढ़ने लगा, किंतु उसी समय उसका सेनापति जलाल खां जलवानी अपनी सेना सहित सहायता के लिए पहुंचा। राठौड़ सैनिक दोनों ओर से घिर गए। संख्या में कम होने पर वे अंतिम समय तक लड़ते रहे। राठौड़ों की वीरता को देखकर शेरशाह के मुंह से निकल पड़ा, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाह खो दी थी। वास्तव में यदि मालदेव ने संघर्ष संपूर्ण सेना के साथ योजनापूर्व युद्ध किया होता तो परिणाम भिन्न होता। सुमेल का युद्ध, ठीक, जलाल का जलवानी आया था सेना लेके, एंड टाइम पे आ गया था भाई, इस वजह से पासा पलट गया। सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 को लड़ा गया। इसमें राठौड़ों की पराजय हुई। सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 को लड़ा गया। इसमें राठौड़ों की पराजय हुई। तो ये कौन सा युद्ध था? गिरी का युद्ध था, गिरी सुमेल का, है ना। सुमेल का युद्ध है ये जनवरी 1544, और हाँ ये सुमेल का युद्ध है जनवरी 1544 को लड़ा गया। इसमें राठौड़ों की पराजय का मुख्य कारण मालदेव द्वारा अपनी सेना सहित पीछे हट जाना था। शेष बचे 12,000 राठौड़ों की सेना द्वारा शेरशाह जैसे कुशल सेनापति के अधीन लड़ रही 80,000 सैनिकों को हरा पाना दुष्कर कार्य था। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार जेता तथा कुंपा जैसे अनुभवी स्वामी भक्त सेनापति तथा 12,000 राठौड़ सैनिकों की वीर गति से मालदेव को अपूर्णीय क्षति पहुंची। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राजपूतों के वैभव तथा स्वतंत्रता का अध्याय समाप्त हो गया, जिसके पात्र पृथ्वीराज चौहान, कुंभा सांगा तथा मालदेव थे। यहाँ से आश्रितों का इतिहास आरंभ होता है, जिसके पात्र बीरमदेव, कल्याणमल, मान सिंह, अजीत सिंह। वास्तव में सुमेल का युद्ध मारवाड़ के भाग के लिए निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया। उसने मेड़ता पर अधिकार करके बीरमदेव को सत्तासीन किया तथा बीकानेर कल्याणमल को सौंप दिया। मेड़ता पर अधिकार कर तथा बीकानेर कल्याणमल को सौंप दिया। इसके बाद वह नागौर होते हुए जोधपुर की ओर बढ़ा। मालदेव सिवाना के पर्वतीय क्षेत्र में चला गया।
जोधपुर पर शेरशाह का अधिकार हो गया। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया। उसने मेड़ता पर अधिकार करके वीरमदेव को सत्तासीन किया तथा बीकानेर कल्याणमल को सौंप दिया। ठीक है, तो मेड़ता तो दे दिया वीरमदेव को और बीकानेर दे दिया कल्याणमल को। इसके बाद वह नागौर होते हुए जोधपुर की ओर बढ़ा। मालदेव सिवाना के पर्वतीय क्षेत्र में चला गया। जोधपुर पर शेरशाह का अधिकार हो गया। सिवाना के पर्वतीय क्षेत्र में चला गया। जोधपुर पर शेरशाह का अधिकार हो गया। मालदेव द्वारा मारवाड़ की पुनर्विजय। शेरशाह ने लौटने से पूर्व उसने मारवाड़ में अपने थाने बैठा दिए थे। शेरशाह की मृत्यु की सूचना पाते ही मालदेव ने अफगानों को खदेड़ना आरंभ कर दिया और 1546 में उसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने फलोदी, पोखरण, फिर सातलमेर पर भी अपना अधिकार कर लिया और 1552-53 में संघर्ष के पश्चात जैसलमेर में भी अधीनता मान ली और 1558 में जालौर को मारवाड़ में पुनः सम्मिलित कर लिया गया। किंतु 1553 में उसे मेड़ता पर आक्रमण में पराजय का मुँह देखना पड़ा। वीरमदेव ने हरा दिया भाई हजू 1553 में। शेरशाह ने अजमेर में हाजी खां को सूबेदार नियुक्त किया था। हाजी खां को आज शेरशाह ने अजमेर में किसको सूबेदार नियुक्त किया था? हाजी खां को। शेरशाह की मृत्यु के बाद जब हुमायूं ने पुणे, दिल्ली, आगरा पर अपना अधिकार कर लिया तब मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने हाजी खां को हराकर अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया। कुछ वर्ष बाद मेवाड़ से संबंध बिगड़ने पर हाजी खां ने मालदेव की अधीनता स्वीकार कर सहायता की प्रार्थना की। 1 मिनट। मालदेव तथा मारवाड़ की पुनर्विजय है ना। शेरशाह ने लौटने से पूर्व उसने मारवाड़ में अपने थाने बैठा दिए थे। शेरशाह की मृत्यु की सूचना पाते ही मालदेव ने अफगानों को खदेड़ना आरंभ कर दिया और 1546 में उसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने फलोदी, पोखरण, सातलमेर पर भी अपना अधिकार कर लिया और 1552-53 में संघर्ष के पश्चात जैसलमेर ने भी अधीनता मान ली और 1558 में जालौर को मारवाड़ में पुनः सम्मिलित कर लिया गया। किंतु 1553 में उसे मेड़ता पर आक्रमण में पराजय का मुंह देखना पड़ा। शेरशाह ने अजमेर में हाजी खां को सूबेदार नियुक्त किया। शेरशाह की मृत्यु के बाद जब हुमायूं ने पुणे, दिल्ली, आगरा पर अपना अधिकार कर लिया तब मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने हाजी खां को हराकर अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया। कुछ वर्ष बाद मेवाड़ से संबंध बिगड़ने पर हाजी खां ने मालदेव की अधीनता स्वीकार कर सहायता की प्रार्थना की। मालदेव तथा हाजी खां ने मेवाड़ की सेना को पराजित कर खदेड़ दिया तथा 1557 में मेड़तावी हाजी खां ने मेवाड़ की सेना को पराजित कर खदेड़ दिया। मालदेव तथा हाजी खां ने मेवाड़ की सेना को पराजित कर खदेड़ दिया और 1557 में मेड़तावी मालदेव के अधिकार में आ गया। इस प्रकार मालदेव ने संपूर्ण मारवाड़ पर पुनः अधिकार कर दिया। मालदेव तथा अकबर। मालदेव तथा अकबर। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर महत्वाकांक्षी शासक था। 1557 में उसने हाजी खां से अजमेर छीन लेने के लिए एक सेना भेजी। हाजी खां भागकर जेतरण चला गया। पीछा करती हुई मुगल सेना ने अजमेर तथा जेतरण पर अधिकार कर लिया। मालदेव द्वारा मेड़ता से निकाले गए जयमल राठौर ने अकबर से मेड़ता वापस दिलाने की प्रार्थना की। मालदेव द्वारा मेड़ता से निकाले गए जयमल राठौर ने अकबर से मेड़ता वापस दिलाने की
उसकी प्रार्थना पर अकबर ने अजमेर के सूबेदार सरफुद्दीन मिर्जा के अधीन एक सेना भेज दी। मेड़ता पर मुगलों का अधिकार हो गया। अकबर ने इसे पुणे जयमल को दे दिया। फिर नवंबर 1562 को मालदीव का स्वर्गवास हो गया। 7 नवंबर, पता नहीं नवंबर है ना। मालदीव का मूल्यांकन। राजस्थान के इतिहास में 16वीं सदी का महत्वपूर्ण स्थान है। इस सदी में राजस्थान से दिल्ली का आधिपत्य समाप्त हो चुका था। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों ने उत्तरी भारत में राजनीति वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु खानवा के युद्ध में पराजय ने सपने चूर चूर कर दिया। इससे उत्पन्न शक्ति शून्यता को समाप्त कर मालदीव ने राणा सांगा के अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास किया। छोटे से राज्य को मालदीव ने विशाल एवं शक्तिशाली राज्य बना दिया। उसके राज्य में 58 परगने थे। उसने 52 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। 58 परगने थे और 52 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। कुशल सेनापति। मालदीव के कितने परगने थे? 58। और उसने कितने युद्ध में विजय प्राप्त की थी? 52। कुशल सेनापति। मालदेव कुशल सेनापति सेना नायक था। सुमेल के युद्ध के अतिरिक्त उसने किसी युद्ध क्षेत्र में पलायन नहीं किया था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हुमायूं तथा शेरशाह जैसे शासकों ने प्रारंभ में मालदीव की सहायता की अपेक्षा की थी। यह उसके शक्तिशाली होने का प्रमाण है। ठीक। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कुशल कूटनीतिज्ञ। मालदीव ने शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं को सहायता का निमंत्रण भेजा, लेकिन जब हुमायूं के अनावश्यक विलंब के कारण स्थिति बदल गई तो उसने जोधपुर आए हुए हुमायूं की सहायता न करके सुरक्षित निकल जाने दिया। यह उसकी कूटनीतिकता का द्योतक है। सुमेल युद्ध के बाद अनावश्यक शक्ति नष्ट न कर पहाड़ी क्षेत्र में चला, किंतु शेरशाह के मरते ही पुनः शक्ति संचय कर मारवाड़ के अफगानों को निकाल दिया। किंतु मेड़ता तथा बीकानेर के स्वजातीय बंधुओं के विरुद्ध मालदेव का संघर्ष उसकी कूटनीतिक असफलता थी। हाँ, ये सही है भाई। किंतु मेड़ता तथा बीकानेर के स्वजातीय बंधुओं की मालदेव का संघर्ष उसकी कूटनीतिक असफलता थी। बीरमदेव तथा कल्याणमल ने ही शेरशाह को उसके विरुद्ध उकसाया था, लेकिन मालदेव द्वारा अकबर से युद्ध टालना उसकी कूटनीतिकता का प्रमाण है। साहित्य का संरक्षण। मालदेव साहित्यकारों, कवियों, चारणों का संरक्षक था। उसके राज्यकाल में आसिया के दोहे, आशा बारहट के गीत, ईश्वरदास के सोरठे, रतनरी वेली, जिन रात्रि कथा आदि कई महत्वपूर्ण साहित्य ग्रंथ लिखे गए। ये इम्पोर्टेंट है भाई साहब। आसिया के दोहे है ना, आशा बारहट के गीत, आसिया के दोहे, आशा बारहट के गीत, ईश्वरदास के सोरठे, रतन सिंगरी बेली, जिन रात्रि कथा आदि कई महत्वपूर्ण साहित्य ग्रंथ लिखे। संस्कृत भाषा में लघु स्तवराज की रचना की गई। ये आ सकते हैं। बताइए मालदेव के समय किस ग्रंथ की रचना की गई थी? आसिया के दोहे, आशा बारहट के गीत, ईश्वरदास के सोरठ, रतन सिंगरी बेली, जिन रात्रि कथा। संस्कृत भाषा में लघु स्तवराज की रचना की गई। महान निर्माता। मालदेव कालीन स्थापत्य पर कुंभकालीन स्थापत्य तथा मुस्लिम स्थापत्य शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। मालदेव ने जोधपुर, फलौदी, पोखरण, रायपुर, मेड़ता, सिवाना, अजमेर, बीकानेर के परकोटे तथा किलों का निर्माण कराया। मालदेव ने जोधपुर, फलौदी, पोखरण, रायपुर, मेड़ता, सिवाना, अजमेर, बीकानेर के परकोटे तथा किलों का निर्माण करवाया। उसने अनेक मंदिर, छतरियाँ, ताल आदि का निर्माण करवाया।
जोधपुर, फलौदी, पोखरण, रायपुर, मेड़ता, सिवाना, अजमेर, बीकानेर के परकोटी तथा किलों का निर्माण करवाया। उसने अनेक मंदिर, छतरियाँ, ताल आदि का निर्माण करवाया। उपरोक्त गुणों के बाद भी मालदेव के व्यक्तिगत चरित्र में अनेक अवगुण थे। उसने राज्य लिप्सा में अपनी स्वजाति राठौड़ बंधुओं का राज्य भी छीन लिया। वह हठी तथा क्रोधी था। उसकी चारित्रिक कमी के कारण उसकी रानी उमादे उसे जीवन भर रूठी रही। उपरोक्त गुणों के बाद भी मालदेव व्यक्तिगत चरित्र में अनेक अवगुण थे। उसने राज्य लिप्सा में अपनी स्वजातीय राठौड़ बंधुओं का राज्य भी छीन लिया। वह हठी तथा क्रोधी था। उसके चारित्रिक कमी के कारण उसकी रानी उमादे उससे जीवन भर रूठी रही। उमादे मालदेव से संबंधित है। रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। फिर भी मालदेव तत्कालीन शासकों में सर्वाधिक योग शासक था। चारणों ने उसे हिंदू बादशाह कहा है। अबुल फजल ने आईने अकबरी तथा अकबरनामा में उसकी पूरी पूरी प्रशंसा की है। हिंदू बादशाह किसे कहा गया है? मालदेव को। रूठी रानी नाम से जानी जाती है उमादेव, संबंधित थी मालदेव। आसिया के दोहे, आशा बारहट के गीत, ईश्वरदास के सोरठे, रतन सिंह की बेली, जिन रात्रि कथा। संस्कृत भाषा में लघु स्तुतिराज की रचना भी हुई। 58 परगने वामन युद्ध में विजय प्राप्त की। नवंबर 1562 में मालदीव का स्वर्गवास हो गया। मालदेव द्वारा मारवाड़ की पुनर्विजय। सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 को लड़ा गया, जिसमें राठौड़ों की पराजय हुई। राठौड़ों की पराजय के मुख्य कारण मालदेव द्वारा अपनी सेना सहित पीछे हट जाना था। ठीक, अब आगे आ रहा है राव चंद्र सेन। ठीक, तो इसको पढ़ेंगे नई वीडियो। तो मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।